आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है। सेवा क्षेत्र को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है। जो भी है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। इसको आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा खास कुछ दिखा नहीं है, हालांकि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे रखा है आप लोगों के लिए। इसको हम बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो आपका आर्थिक नीतियाँ होगा, या जो भी आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज आपका जो है सेवा क्षेत्र, इसमें जो पहला पॉइंट है, हेडिंग है सेवा क्षेत्र का वर्गीकरण, यानी कि सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं, या कौन कौन से वो मेन पॉइंट हैं जो सेवा क्षेत्र में आते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो इसका जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें जो आपका पहला है, इसमें है व्यवसाय, मरम्मत, होटल तथा रेस्तरां। यानी कि सेवा क्षेत्र में सारे व्यवसाय आते हैं, जितने भी व्यवसायी हैं जो अलग अलग प्रोफेशन का काम करते हैं, चाहे वो दुकानदारी हो, जो भी सामान बेचने से संबंधित है, छोटे से लेकर के बड़े तक, या दूसरे जो है व्यवसाय होते हैं, इनको भी लिया जाता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं मरम्मत, यानी कि रिपेयर का काम, जितनी भी चीजें हैं उन सबका मरम्मत करने की जरूरत पड़ती है या रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, ये सारे लोग क्या करते हैं, सेवाएं देते हैं, तो मरम्मत को भी सेवा क्षेत्र में रखा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे होटल और रेस्तरां। वर्तमान में आप देख रहे हैं होटल और रेस्तरां का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी जो है जॉब करने लगे हैं, या ज़्यादातर जो लोग हैं वो घरों से बाहर जा करके वर्क करते हैं, जिनको खाने पीने की जो है सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं ये होटल और रेस्तरां। इसके अलावा आप देखेंगे शिक्षा का बहुत तेजी से विकास हो रहा है, और इसके अलावा हॉस्पिटल्स यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, नौकरी के जो है चांसेस बढ़ रहे हैं, तो इन सब की वजह से होटल और रेस्तरां का डिमांड भी बढ़ रहा है। तो वर्तमान में होटल और रेस्तरां जो है बड़े पैमाने पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ये छोटे स्तर से भी काम कर रहे हैं और बड़े स्तर पे भी काम कर रहे हैं। वे भी आपके सेवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं या वर्गीकरण में आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यातायात, भंडारण, संचार और प्रसारण। जो दूसरा पॉइंट है उसमें क्या है, यातायात है। आपको पता है यातायात कितना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है हमारे जीवन में, और ये भी 3 तरह के होते हैं, आपको पता है वायुयान भी होते हैं, यानी कि वायु सुविधाओं से भी यातायात होता है, जल मार्ग तो बहुत बड़े पैमाने पर विदेशों से आयात निर्यात या अपने ही आसपास के राज्यों से भी आयात निर्यात हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्थल मार्ग में रोड और रेलवे बड़े पैमाने पर यातायात सुविधाएं दे रहे हैं, और इनसे वस्तुओं का, सेवाओं का या कई व्यक्तियों का भी यहाँ से वहाँ आदान प्रदान या आना जाना होता है। तो आप देखेंगे यातायात महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र है, यानी कि सेवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा आप देखेंगे भंडारण, यानी कि वस्तुओं का भंडारण, जितना ही महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन होता है उतना ही महत्वपूर्ण उसका भंडारण भी होता है। आप जानते हैं कि अगर उत्पादन बड़े पैमाने पे हो जाए और उसको भंडार मतलब यानी कि भंडारण ना किया जाए तो उस उत्पादन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सारे जो हो जाएंगे वो नष्ट हो जाएंगे। आपको पता है जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, यहाँ के जो भी उत्पाद होते हैं वो कच्चे माल के रूप में होते हैं, और इनका स्टोरेज मतलब जो स्टोर करना, इनको भंडारण करना या एकत्र करना, इनको लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए, प्रसिद्ध जगहों में सुरक्षित रखने के लिए इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो भंडारण भी कितना महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखते हैं जो गवर्नमेंट है वो MSP जारी करती है, और उस MSP से किसानों से क्या करती है, खरीद बिक्री करती है, खरीदती है उनके उत्पादों को, और उसको ले जा करके भंडारण करती है गोदामों में, और वहाँ पे अगर सही तरीके से भंडारण ना हो तो फिर चीज़ें क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, और आज भी ये परेशानी है हमारे यहाँ। लाखों टन नहीं करोड़ों टन जो है अनाज हर साल भंडारण की असुविधा होने की वजह से सड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, जिनका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिनको हम ना बेच पाते हैं और ना ही आपस में हम अपने गरीब भाइयों को ये वितरित कर पाते हैं। तो भंडारण की सुविधा जो होती है ये भी सेवा क्षेत्र में आता है, और ये भी आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, यानी कि जितना उत्पादन जरूरी है उतना ही उसकी सुरक्षा करना भी जरूरी है, तो ये भी आपके सेवा क्षेत्र में आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे संचार और प्रसारण। आप जानते हैं वर्तमान समय में जो संचार और जो प्रसारण सेवाएं हैं ये बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और इनका बहुत ज़्यादा डिमांड भी बढ़ रहा है। आप जानते हैं वर्तमान में हर व्यक्ति के पास मोबाइल होता है, हर तरह की जो सूचनाएं हैं, हर तरह का जो मतलब लेन देन होता है, या जो भी घटनाएं घटती हैं वो सारी चीज़ें जानने के लिए, या
वर्ल्ड बैंक, IMF, ये लोग भी वित्तीय सेवाएं देते हैं। तो ऐसी संस्थाएं जो हमें वित्तीय सेवाएं देते हैं या हमारे पैसे को अपने यहाँ सुरक्षित रखते हैं या जरूरत पड़ने पे हमें पैसे उधार देते हैं, वो भी आपके सेवा क्षेत्र में आएंगे। यानी कि जितनी वित्तीय संस्थाएं हैं वो सारे आपके सेवा क्षेत्र के घटक हैं। तो सेवा क्षेत्र कितना इंपॉर्टेंट है और वर्तमान में कितना तेजी से बढ़ रहा है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। आगे है लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य। लोक प्रशासन में आप जानते हैं कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं इस समय, वर्तमान में जो भी आपके जो है होंगे सपने, वो आपके प्रशासन से संबंधित होते हैं। यानी कि वहाँ पे आप अधिकारी बनेंगे और वहाँ पे लोगों के ऊपर एक तरीके से सही चीज़ों को लागू करना और जो भी गलत चीज़ें होंगी इसको रोकना, ये आपका फर्ज होगा। तो ये जो प्रशासनिक सेवाएं आती हैं, चाहे वो छोटे स्तर के पुलिस से संबंधित हो या IAS से संबंधित हो या उससे भी बड़े पोस्ट के जो भी प्रशासन से संबंधित वर्ग होते हैं, ये भी आपके सेवा क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि हम भी जनता को सेवाएं देते हैं। यानी कि जो भी ऑफिसर बनेगा वो जनता को सेवाएं देगा या जनता को सुरक्षा देगा, जनता के लिए सुविधाएं या जो भी चीज़ें उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से लागू की जाएंगी उसको वो जनता तक पहुँचाएंगे, उसको सही तरीके से लागू करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके सेवा क्षेत्र में आती हैं। इसके अलावा रक्षा एवं अन्य क्षेत्र, आप जानते हैं वर्तमान में रक्षा प्रौद्योगिकी भी कितना तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि हथियार का निर्माण भी किया जाता है इसमें, हथियारों का आयात निर्यात भी किया जाता है इसमें। यानी कि अपने देश की सुरक्षा के लिए या अपने देश के आंतरिक जो है ऐसे गलत गतिविधियां करने वाले लोगों के ऊपर जो है नियंत्रण रखने के लिए या समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो वर्तमान में रक्षा प्रौद्योगिकी या जो रक्षा क्षेत्र है ये भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है और ये भी हमें सेवाएं देता है, सुविधाएं देता है। तो ये भी आपके सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। ये सारी चीजें आप देखेंगे, ये घटक है सेवा क्षेत्र के। तो कितना ब्रॉड है सेवा क्षेत्र, आपके छोटे से दुकान से लेकर के बड़े स्तर के आयात निर्यात भी इसमें आएंगे, छोटे से बैंक से लेकर के वर्ल्ड बैंक, IMF तक की वित्त जो संस्थाएं हैं इस तरह की चीजें भी इसमें आएंगी। आप इसमें देख सकते हैं कि जो सेवा है चाहे वो पुलिसकर्मी से लेकर के और IAS ऑफिसर्स हो या उनसे भी जो बड़े अधिकारी हैं वो सारी सेवाएं भी इसमें आएंगे। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो खरीद फरोख्त की जाती है या किसी तरह की पेशेवर सुविधाएं हैं वो सारी चीज़ें आपके सेवा क्षेत्र में आती हैं। तो आपको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और जो सेवा क्षेत्र है ये आपके तृतीय क्षेत्र में आता है। तो जो सेवा क्षेत्र है ये वर्तमान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में हमारे जो GDP है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जॉब देता है वो प्राथमिक क्षेत्र देता है। और जिस भी देश में सेवा क्षेत्र का विकास तेजी से होता है या वहाँ पे जो सेवा क्षेत्र है वो ज़्यादा डेवलप है, तो इसका मतलब वो जो देश है वो विकसित कंट्री है या वो विकसित कंट्री होने की कगार पे है। और जहाँ पे कृषि होगा या कृषि प्रधान देश होगा, कृषि का योगदान ज़्यादा होगा, वो आपका अल्प विकसित होगा। और जहाँ पर उद्योग और सेवाएं दोनों जो है वर्क कर रहे होंगे बराबर बराबर, वो आपका विकासशील देश होगा। और जहाँ पर सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोल में होगा, उसका सबसे ज़्यादा विकास हो चुका होगा, वो देश विकसित कंट्री माना जाता है। तो सेवा क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, भारत में तीव्र वृद्धि वाले सेवाएं, कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं और आज़ादी के बाद से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, तेजी से डेवलपमेंट में मतलब हो रहा है। और वो कौन से क्षेत्र हैं उसको भी देख लेते हैं। पहला है व्यावसायिक सेवाएं, ऐसी सेवाएं जो व्यवसाय के रूप में लोग देते हैं इनको व्यावसायिक सेवाएं कहते हैं। और इसका जो विकास आप देखेंगे 1990 के दशक में ही बहुत तेजी से हो रहा था और लगभग 20% की वार्षिक वृद्धि के साथ ये विकास कर रहा था और वर्तमान में भी इसका जो ग्रोथ है ये जारी है। तो ये भी बहुत तेजी से विकास करने वाला जो है आप देखेंगे सेवा क्षेत्र है। दूसरा जो है आपका संचार सेवाएं, 1990 के दशक में तीव्र वृद्धि वाले क्षेत्रों में से एक संचार सेवाएं हैं। यानी कि 1990 के दशक में जब बहुत तेजी से विकास शुरू हुआ हमारे देश का, तो उस समय जो विकास करने वाले क्षेत्र थे उनमें से एक आपका जो है संचार सेवाएं हैं। और आपको पता है संचार सेवाओं के बिना तो आप जिंदगी अधूरी सी है, क्योंकि हर इंसान को अब जरूरत है बहुत सारे नॉलेज की, बहुत सारे ज्ञान की और हर चीज़ों से अपडेट रहने की। जो भी खबरें हो रही हैं देश विदेश में या कहीं भी हो, तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए, जागरूक पर्सन बनने के लिए संचार सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। और आजकल तो बिना संचार के इंसान बिल्कुल टूट मंडूक की तरह है। तो ये संचार सेवाएं आज भी कितना तेजी से ग्रो कर रही हैं, आप इसको खुद ही फील कर सकते हैं बच्चों। आगे है व्यापार, ये भी सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। व्यापार जो है ये सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण
राज्य में गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं पे चावल बहुत होता है, कहीं पे मोटे अनाज है, तो कहीं पे बागवानी फसलें हैं, कहीं पे जो है फलों का उद्यान है। तो ऐसे लोगों को भी जो है व्यापार की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें हमारे यहाँ गेहूँ बहुत ज़्यादा है तो हमें चावल की ज़रूरत होगी। या मान लीजिए जो यूपी है तो बहुत धनी एक तरीके से कहिए भौगोलिक दृष्टिकोण से राज्य है जहाँ पे सारी चीज़ें लगभग उत्पादित हो जाती हैं, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अगर फल होते हैं तो अनाज नहीं होते, अगर अनाज होते हैं कहीं पे तो वहाँ पे फल नहीं होते हैं या सब्जियां नहीं होती हैं। तो ऐसे में एक देश से दूसरे देश के साथ साथ हर देश अपने राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार या आयात निर्यात किया करते हैं, जिससे जो दक्षिण के लोग हैं वो उत्तर की चीज़ों को प्राप्त कर सके और जो कश्मीर के लोग हैं वो मैदानी क्षेत्रों की चीज़ों को प्राप्त कर सके और हम कश्मीर के जो है फ्रूट्स का सेवन कर सके। इसके लिए व्यापार का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक अपने देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार या वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान कितना महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि हमारी हर ज़रूरत हम अपने ही राज्य से पूरा नहीं कर सकते, उसके लिए हमें देश के अन्य राज्यों पर भी निर्भर होना पड़ता है। जैसे मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात करता है तो हमें वहाँ से मूंगफली लेना है। सबसे ज़्यादा जो आप जानते हो सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है तो उससे हमें सोयाबीन लेना होगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब अखरोट जैसे फल होते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत है तो हमें इनसे लेना होगा। ऐसे इन राज्यों को भी हमारे खाद्यान्नों की ज़रूरत होती है, तो देश के अंदर भी ये आयात निर्यात या लेन देन चलता है। इसके साथ साथ विदेशों से भी ये आयात निर्यात कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। जो पेट्रोलियम आप देखते हैं कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अनाजों का उत्पादन नहीं हो पाता है उतना, तो वहाँ के लोग हमसे अनाज लेते हैं और हमारे यहाँ उतना पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है तो हम उनसे पेट्रोलियम का उत्पाद ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरे विश्व में चलती रहती है, इसीलिए इसे जो है बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है सेवा क्षेत्र का, या बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके बिना तो जीवन जो है सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान के पास सारी चीज़ें ज़रूरत की उपलब्ध नहीं होती, तो लेन देन करना ही पड़ता है। प्राचीन काल से ही ये चला आ रहा है। व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में अग्रणी होने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया था। आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य में भी व्यापार जो है बहुत अच्छी स्थिति में थी। तो जो ये अर्थव्यवस्था है ये कितना इंपॉर्टेंट है या इस सेवा क्षेत्र में व्यापार कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ये हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। तो व्यापार इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है, ध्यान देंगे और क्यों है ये आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। बैंकिंग आज़ादी के बाद से ही इस क्षेत्र में तीव्र वृद्धि जारी है, यानी कि बैंकिंग जो सुविधाएं थी किसके पहले अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने बहुत कम बैंकों का जो है एक तरीके से स्थापना कर रखा था, लेकिन आरबीआई और आप देखेंगे जो है इस तरह के बैंकों का स्थापना हो चुका था। इसके बाद जब आज़ाद हुए हम और फिर बहुत तेज़ी से बैंकों का विकास हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। एक ही बार में इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद फिर आप देखेंगे 1980 में फिर से उन्होंने जो है 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो इस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके या बड़े पैमाने पे बैंकों को स्थापित करके लोगों को सेवाएं दी जा रही हैं और ये सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि आप जान रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में बैंकों की स्थिति बहुत खराब चल रही है, बहुत ज़्यादा एनपीए उनके ऊपर हो गया है और एनपीए की वजह से आप देखेंगे बहुत सारे बैंकों का आपस में विलय करना पड़ा, जिससे कि उनकी जो साख है वो जिंदा रह सके या वो खत्म ना हो। तो इस तरह के बहुत सारे घोटाले सामने आए हैं, तो बैंक की स्थिति काफ़ी खराब हुई है पिछले कुछ वर्षों में। लेकिन आज़ादी के बाद से आप देखेंगे कि जो बैंक है बहुत तेज़ी से वर्क कर रहे थे और आज भी उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। तो ये भी आपका सेवा क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है बैंकिंग। इसके अलावा सामुदायिक ऐसी सेवाएं जो हमें सामुदायिक रूप में या बहुत सारे लोग समूह में देते हैं, वो कौन सी सेवाएं हैं? तो होटल और रेस्तरां ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग समूह में देते हैं सेवाएं। कोई खाना बनाता है तो कोई खाना को खाने को सर्व करता है, कोई वहाँ पे साफ सफाई करता है, तो यहाँ पे लोग सामूहिक रूप से सेवाएं देते हैं और बदले में हमसे वित्त लेते हैं या पैसे लेते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा क्यों डेवलप कर रहा है? क्योंकि शिक्षा का, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, यानी कि अब हमें जो है शिक्षा के लिए अपने घरों से दूर जाना पड़ता है, हमें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपने घरों से दूर जाना पड़ता है। तो हाँ, हमें खाने पीने की या रहने की जो चीज़ें हैं व्यवस्थाएं हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? तो ये होटल और रेस्तरां ही प्रोवाइड करते हैं। तो इनका जो विकास है बहुत तेज़ी से इसीलिए हो रहा है कि जो लोग हैं पढ़ने लिखने के लिए बाहर जा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए बाहर जा रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे गरीब हैं जो आज भी जो है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूसरी जगह पैसे कमाने के लिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो होटल और रेस्तरां है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। तो ये भी आपके सेवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है।
सारे पर्यटक को लिया गया है, चाहे वो घरेलू हो एक राज्य से दूसरे राज्य में या विदेशी हो यानी कि एक देश से दूसरे देश में। तो आपका पर्यटन में महत्वपूर्ण है, ये रोजगार देता है, काफी वृद्धि करता है, विदेशी मुद्रा अर्जन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए जो आप देखेंगे पर्यटन क्षेत्र है ये आपका सेवा क्षेत्र का एक ही महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है आपका बच्चों सूचना एवं संचार। ये भी बहुत ही जो है अत्यधिक व्यापक है और जिसमें आप देखेंगे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएंगे, सेमीकंडक्टर आएंगे, कंप्यूटिंग आएंगे, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इसके अलावा दूरसंचार, माइक्रो प्रोसेसर, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो है वो आपके सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आते हैं और ये वर्तमान में बहुत तेजी से विकास करने वाला या डेवलप करने वाला क्षेत्र बन गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सूचना और संचार के क्षेत्र में है हमारा जो कर्नाटक राज्य है वो बहुत आगे है और इसीलिए जो वहाँ का बेंगलुरु है उसको जो है आप जानते हैं हमारे देश का उसको जो है एक तरीके से कैलिफोर्निया की तरह माना जाता है हब, कि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है सबसे ज़्यादा वहाँ पे विकास हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के क्षेत्र में जो कर्नाटक राज्य है ये बहुत तेजी से विकास कर रहा है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन वैली आपका बेंगलुरु है जो कि कर्नाटक में है और वहाँ पे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। और ये जो क्षेत्र है आप जानते हैं वर्तमान में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में जो ये क्षेत्र है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में आप देखते हैं बच्चों कि जो हमारा इसरो है ये कितना जो है उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है, इससे हमें धन की प्राप्ति भी होती है, यानी कि देश विदेश या दूसरे देशों के जो लोग हैं वो अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए हमारे यहाँ आते हैं और हमारा जो इसरो है इस क्षेत्र में बहुत आगे है या अग्रणी है, दूसरे देशों के उपग्रहों को बहुत ही कम पैसे में या सस्ते में जो है प्रक्षेपित कर देता है। तो इससे भी हमें जो है काफ़ी धन लाभ हो रहा है और वर्तमान में जो गवर्नमेंट है वो प्रयास कर रही है कि जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी जो इस तरह की चीज़ों का निर्माण करने का जो है अधिकार दिया जाए ताकि जो चीज़ें हैं ज़्यादातर हमारे देश में बने, मेड इन इंडिया हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज भी हम बड़े पैमाने पर हथियारों का और इन सारी चीज़ों का जो है वो आयात विदेशों से करते हैं। आगे बच्चों पिछले कुछ वर्षों में आईटी जिसको सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, बीपीएम बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये भारतीय जो अर्थव्यवस्था का उत्प्रेरक क्षेत्र है, यानी कि वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी कितना महत्वपूर्ण है आप सब लोग ये जान सकते हैं कि जब वर्तमान में जो सारी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन होती जा रही हैं या सारे जो डाटा है या जो सारी जो है सूचनाएं हैं वो सब ऑनलाइन हो रही हैं या मतलब इलेक्ट्रॉनिक जमाना आया है, तो ऐसे में जो आप सूचना प्रौद्योगिकी है ये कितना महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है आप समझ सकते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था का ये एक तरीके से कहेंगे कि बोन है या कहेंगे आधार है जो कि उसको मजबूती देता है। और जो बिजनेस है यानी कि जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है ये क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, सेवा क्षेत्र में इन क्षेत्रों का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो सेवा क्षेत्र में जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं या जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है बच्चों, तो यहाँ तक रहने देते हैं, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और इन सब के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा तो उसको भी देख लीजिएगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो चलिए अब तक के पीछे की क्लास के थोड़े से उसको रिविजन कर देते हैं और देखते हैं कि क्या आप लोगों को सारी चीज़ें आज भी मतलब जो है रिकॉल है, दिमाग में याद है या नहीं है। तो जो सबसे पहला हमारा चैप्टर था वो हमने अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का लिया था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था जो है क्या है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान देंगे। अर्थशास्त्र जो है ये छोटे क्षेत्र से लेकर के बड़े क्षेत्र तक का हम इसमें अध्ययन करते हैं, यानी कि इसमें एक उत्पादक से लेकर के या एक व्यक्ति की आय से लेकर के राष्ट्रीय आय तक की इसमें हम जो चर्चा करते हैं, या ये बहुत ही ब्रॉड एरिया है, यहाँ पे हम बहुत जो है ब्रॉड अध्ययन करेंगे। अर्थ जो शास्त्र है इसको हम जो है दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं, एक है सूक्ष्म जो है अर्थशास्त्र या इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और दूसरा जो है बृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जो घटक हैं वो एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक बाजार, एक फर्म या एक उद्योग होते हैं। या यहाँ पे आप देखेंगे कि जो उत्पादन है या जो इसका मेन घटक है उत्पादक है, यानी कि उत्पादक सिद्धांत आप देखेंगे कि जो उत्पादक होता है वो जो उत्पादन करता है वस्तुओं का वो किस आधार पे करता है, तो वो पहले देखता है कि
मात्रा में डिमांड है तो उसी के अकॉर्डिंग वो उत्पादन करता है कि डिमांड और मात्रा को देखते हुए उत्पादन करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो प्राप्त कर सके। तो ये इसका पहला सिद्धांत है। दूसरा है उपभोक्ता सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो एक उपभोक्ता है उसकी जो पूंजी है वो अपनी पूंजी को अपने दैनिक जीवन या महीने के खर्च या साल भर के जो खर्च के लिए अलग अलग मदों में अलग अलग जगहों पे निवेश करता है, लगाता है और लगाने के बाद उसे जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसका अध्ययन उपभोक्ता सिद्धांत में करते हैं। यानी कि कोई कमाने वाला व्यक्ति अपने परिवार की हर जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पैसों को अलग अलग क्षेत्र में इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करने के बाद उसे जो संतुष्टि मिलती है उसका जो अध्ययन है हम उपभोक्ता सिद्धांत में करते हैं। और सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो तीसरा जो है सिद्धांत है वो कीमत सिद्धांत है। यानी कि जो वस्तुओं का कीमत है वो कितना होगा या कितना होना चाहिए, इन सब का आकलन करने के बाद ये निर्धारित किया जाता है। तो ये तीसरा जो सिद्धांत है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्योंकि ये उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को प्रभावित करता है क्योंकि पैसे से ही जो है पूरा अर्थव्यवस्था चलता है और अर्थव्यवस्था के जो सूक्ष्म घटक है ये कीमत है, उत्पादक है और उपभोक्ता है। तो इन सारे जो है चीज़ों को हमने देखा। यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ये सबसे छोटे स्तर की चीज़ों को लिया जाता है, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक बाजार, एक उद्योग, ऐसे चीज़ों को लिया जाता है। और जो आपका व्यष्टि या जो है बृहद अर्थव्यवस्था है इसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय आय, गरीबी, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों को लिया जाता है और ये जो है बड़े स्तर पे काम करते हैं। तो इसको जो है माना जाता है कि ये अर्थव्यवस्था के व्यष्टि या जो है समष्टि या बृहद अर्थशास्त्र में इसको लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान देंगे, इसी घटक को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ध्यान भी देंगे कि जो आपका समष्टि है ये बृहद अर्थशास्त्र है और जो व्यष्टि है ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र है और ये एक व्यक्ति या छोटे से छोटी चीज को लिया जाता है। इसमें सबसे ब्रॉड स्तर की चीजों को लिया जाता है, चाहे मौद्रिक नीति हो या वो अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियां हो या मौद्रिक जो मुद्रास्फीति हो या गरीबी हो या राष्ट्रीय आय हो या बड़े स्तर पर जो है अपने देश को फायदा पहुंचाने के लिए किसी चीज की खरीद या बिक्री हो, ये सारी चीजें आपकी बृहद अर्थशास्त्र में लिया जाता है। अर्थव्यवस्था जो दूसरा है वो अर्थव्यवस्था है। तो पहला तो आपने देखा अर्थशास्त्र है, ये छोटे से उत्पादक से लेकर के बड़े स्तर तक के उत्पादक, एक उपभोक्ता से लेकर के सारे उपभोक्ता, प्रति व्यक्ति या एक व्यक्ति के आय से लेकर के पूरे राष्ट्रीय इनकम, इन सारे चीजों को लिया जाता है। तो उसको दो भाग में हमने बांटा था। तो अपना ये आगे अर्थव्यवस्था, दूसरा है अर्थशास्त्र, दूसरा है अर्थव्यवस्था। यानी कि जो हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं उसी का हम व्यवहारिक अध्ययन करते हैं अर्थव्यवस्था में। यानी कि उसी को हम अपने व्यवहारिक रूप में और आसान करने के लिए उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। और वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है और पंचक है। तो अब ये क्षेत्र है जो कि अर्थव्यवस्था की जो घटक है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? जो चीजें हमें नेचुरली प्राप्त होती है या नेचर से प्राप्त होती है वो हम प्राथमिक कहलाते हैं। जैसे आप देखते हैं हमें खेत से अनाज प्राप्त होता है, हमें समुद्र से जलीय जीव या जलीय उत्पाद प्राप्त होता है, हमें पशुओं से जो है पशु उत्पाद प्राप्त होता है, हमें जो है पेड़ पौधों से फल फ्रूट प्राप्त होते हैं, या आप देखेंगे खेतों से अलग अलग तरह के अनाज हम उत्पादन करते हैं, या फिर आप देखेंगे कि जो जमीन है उसकी खुदाई करके उत्खनन करके हम बहुत जो अलग अलग तरह के खनिज या मिनरल्स को प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। यानी कि जो नेचर द्वारा प्रदत्त है या जो हम नेचुरली उत्पादित करते हैं उसमें कुछ भी कृत्रिम नहीं होता है, वो आपके प्राथमिक क्षेत्र में आती है। और जो प्राथमिक क्षेत्र की चीजें होती हैं इनको कच्चे माल के रूप में लिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपके प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। पशुपालन, मत्स्य जो है पालन, कृषि कार्य, वानिकी और खनन उत्खनन, ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र के हैं। और प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक रूप से या नेचुरली जो भी उत्पाद हम प्राप्त करते हैं वो माने जाते हैं। इसके अलावा द्वितीय क्षेत्र यानी कि इन्हीं प्राकृतिक उत्पादों को जब हम उनके रूप में परिवर्तित कर देते हैं या उनको लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल या मसालों का उपयोग करके उनको लंबा जीवन
दे देते हैं, या इस प्रोसेस के बाद जब उसके मूल्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाता है तो ये सारी चीज़ें आपके द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की जो चीज़ें होती हैं वो कच्चे माल के रूप में होती हैं, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती, उनका मूल्य बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यही सारी चीज़ें जब द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं तो उनका मूल्य वृद्धि भी हो जाता है, उनका जीवन काल भी बढ़ जाता है और ये जो है द्वितीय क्षेत्र में कहलाएंगे, यानी कि ये दूसरे क्षेत्र में आ जाती हैं। द्वितीय क्षेत्र या इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय जो क्षेत्र होता है, तीसरा क्षेत्र यानी कि इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादों को जो उपभोक्ता तक पहुंचा दे या उपभोक्ता की हर जरूरत को जो पूरा करे या उनको हर तरह की जो सेवाएं प्रदान करे उसको तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहते हैं। और इसमें आपका बैंकिंग, इसमें आपका संचार, इसमें आपके होटल रेस्तरां, इसमें आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, जितनी भी सेवाएं आती हैं ये सब आ जाती हैं। इसी तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का विस्तार है चतुर्थक और पंचक क्षेत्र। जो चतुर्थक क्षेत्र है इसमें जो है सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं आती हैं और इसमें जो है नीतियां बनाना हुआ या इस तरह के जो थोड़े से उच्च स्तर की सेवाएं दी जाती हैं इनको रखा जाता है। और जो आपका चतुर्थक क्षेत्र होता है इसमें सबसे हाई लेवल के जो होते हैं व्यक्ति या जो सबसे हाई लेवल का वर्क होता है वो रखा जाता है, यानी कि बड़े स्तर पे देश का प्रबंधन चलाने वाले, बड़ी बड़ी नीतियों का निर्माण करने वाले, बड़े स्तर पे प्रबंधन करने वाले और जो है वैज्ञानिक होते हैं, जो बड़े स्तर का शोध रिसर्च होता है, जो भविष्य के लिए नई नई संभावनाओं का तलाश करते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं, वो सारे जो है वो पंचक क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये आपका हो गया अर्थव्यवस्था, जिसको हमने जो है इसको 3 भागों में बांट करके देखा, यानी कि अर्थशास्त्र के ही जो है चीजों का व्यवहारिक अध्ययन करने के लिए हम उसे 3 भागों में बांट देते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और फिर उसको अलग अलग भागों के रूप में अध्ययन करते हैं। इसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था है आपका बच्चों, ध्यान देंगे। अर्थशास्त्र को और भी छोटे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो जो दुर्लभ और सीमित संसाधन है उन्हीं का हम जो है कैसे उपयोग करें अपनी असीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। और इन्हीं सारे संसाधनों का या इन्हीं सारी जरूरतों का जब हम व्यवहारिक अध्ययन करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तब ये आपका अर्थव्यवस्था हो जाता है। ये आपका छोटा सा परिभाषा है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये आपका पहला चैप्टर था जो है अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, रिवीजन हो गया बच्चों, शॉर्ट में मैंने कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय इनकम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो राष्ट्रीय इनकम में क्या है, जीडीपी है और जीएनपी है। जीडीपी किसे कहते हैं? एक साल के अंदर या 1 ईयर के अंदर अपने घरेलू सीमा के अंदर जो भी हम उत्पादन करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का, चाहे वो भारतीय नागरिक करे या विदेशी नागरिक करे, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। तो ध्यान देंगे, आपके घरेलू सीमा के अंदर वो जलीय क्षेत्र का भी घरेलू सीमा हो सकता है, वो स्थल क्षेत्र का भी होगा और वो वायु क्षेत्र का भी होगा। तो अपनी घरेलू सीमा के अंदर एक साल के अंदर सेवाओं और वस्तुओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, वो चाहे विदेशी नागरिक करे या देशी नागरिक करे, वो आपके जीडीपी में आता है। और इसी जीडीपी में से जब आप मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो आपको प्राप्त हो जाता है एनडीपी, यानी कि जीडीपी मार्केट प्राइस पे है, जीडीपी एमपी सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर, यानी कि ये बाजार मूल्य पे है, एमपी इसमें जुड़ा हुआ है। और इसमें से जब हम जो है मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हमें एनडीपी एमपी प्राप्त हो जाता है। यानी कि जब भी कोई वस्तु का निर्माण होता है, कोई भी सेवा या वस्तु बनती है तो उसमें बहुत सारे वस्तुओं का उपयोग किया जाता है और उन वस्तुओं में घिसावट आता है, उनके मूल्य में कमी आती है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मैं आपको ये क्लास देने के लिए इस मार्कर का उपयोग कर रही हूँ, डस्टर का उपयोग कर रही हूँ, मोबाइल का उपयोग कर रही हूँ, तो सेवा को देने के लिए इन वस्तुओं का उपयोग हो रहा है और इन वस्तुओं में घिसावट हो रही है। तो जितने का ये मुझे मार्केट में मिला था, अगर मैं इसको यूज करने के कुछ टाइम बाद वापस किसी को बेचती हूँ तो उतना मूल्य मुझे प्राप्त नहीं होगा, यानी कि इसमें मूल्य का ह्रास हो गया है। तो उसी मूल्य ह्रास को जब हम जीडीपी एमपी में से घटा देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है एनडीपी एमपी, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर। ये शुद्ध घरेलू उत्पाद है लेकिन अभी ये बाजार मूल्य पर है। और इसी एनडीपी एमपी में से अगर अप्रत्यक्ष कर आप घटा देंगे
यानी कि बिल्कुल वो शुद्ध होगा, वो निवल होगा, उसमें कुछ भी अब जुड़ा नहीं रह गया है। आपने मूल्यह्रास को घटा दिया है, आपने अप्रत्यक्ष कर को भी घटा दिया है और आप उसमें सब्सिडी को जोड़ ले रहे हैं, तो आपका NDP जो है FC प्राप्त हो जाएगा। या इसी GDP में से आप जो है घटा देंगे मूल्यह्रास को, अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, सब्सिडी को जोड़ लेंगे, तो यही GDP FC आपको मिल जाएगा। तो बहुत आसान है, GDP में से मूल्यह्रास को घटाएंगे तो आपका जो है NDP मिलेगा और NDP में से आप जब अप्रत्यक्ष कर को घटा के सब्सिडी को जोड़ लेंगे तो आपका वही NDP FC हो जाएगा। आगे है GNP MP। GNP MP क्या होता है? ये होता है सकल जो है राष्ट्रीय आय, जिसमें जो है क्या होता है, तो जो नागरिकों के द्वारा उत्पादन किया जाता है उसको हम लेते हैं GNP में और यही हमारा राष्ट्रीय आय है। यानी कि राष्ट्रीय आय में हम सिर्फ नागरिकों को लेंगे, नागरिक मीन्स अपने नागरिकों को, भारतीय नागरिकों के उत्पादन को लेंगे। अब वो भारतीय नागरिक चाहे हमारे देश में उत्पादन कर रहे हो या विदेशों में उत्पादन करके हमारे देश में भेज रहे हो, उन सबको हम लेंगे GNP में, यानी कि इसमें हम विदेशी नागरिकों के उत्पाद को नहीं जोड़ेंगे। यानी कि आपने देखा GDP में हमने जो है वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को लिया है, उसमें विदेशी और देशी दोनों नागरिकों को लिया है, लेकिन जब हम GNP लेंगे तो हम GNP में विदेशी नागरिकों के उत्पाद को घटा देंगे और विदेशों से जो भारतीय नागरिक भारत में भेजते हैं उसको जोड़ लेंगे, तो आपका GNP हो जाएगा। तो GNP में सिर्फ नागरिकों का उत्पादन होता है, यानी कि अपने देश के नागरिकों का उत्पादन होता है, उसमें विदेशियों का उत्पादन नहीं होता। तो GDP में से जब हम माइनस कर देंगे विदेश में भेजे गए विदेशियों के द्वारा आय को और प्लस कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे भारत में भेजे गए विदेशियों अपने देशी नागरिकों के द्वारा भेजे गए आय को, तो हमें प्राप्त हो जाएगा GNP। और इसी GNP में से जब हम मूल्यह्रास को हटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा N जो है L, यहाँ पे आप देखेंगे NNP MP, यानी कि G वहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे N जुड़ जाएगा, यानी कि ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा। लेकिन अभी ये MP पे है, यानी कि मार्केट प्राइस में है, यानी कि GNP में से मूल्यह्रास को घटाएंगे तो NNP MP प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और इसी NNP MP में से आप अप्रत्यक्ष कर को घटा करके सब्सिडी को जोड़ लेंगे तो NNP FC प्राप्त हो जाएगा, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कास्ट, यानी कि आपका सबसे शुद्ध जो आय होता है वो NNP FC होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, GDP में से मूल्यह्रास को घटा देंगे, अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, सब्सिडी को जोड़ लेंगे तो GDP FC प्राप्त हो जाएगा। और इसी GNP में से अगर आप मूल्यह्रास को घटा देते हैं, अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ लेते हैं तो NNP FC प्राप्त हो जाएगा, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, एग्जाम में आता है कि क्या घटाना क्या जोड़ना है, तो मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर को हमेशा घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ लेंगे। सब्सिडी को जोड़ते क्यों हैं हम? जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है और ये मार्कर मुझे मार्केट में 30 रुपये में मिला है, तो ये जो मार्कर है जब मैंने इसको 30 रुपये में लिया तो हम क्या करेंगे, इसको सोचेंगे कि ये कितने का बना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें जो अप्रत्यक्ष कर है उसको घटाना होगा, तब जाकर के हमें पता चलेगा कि ये वस्तु कितने का रहा होगा। यानी कि ये जो वस्तु है सरकार क्या करती है, ऐसी वस्तुओं पर सब्सिडी देती है ताकि ऐसी वस्तुएं सस्ती मिले और हर व्यक्ति की पहुंच में आए। तो अगर ये मुझे 30 रुपये का मार्केट में मिला है तो इसका मतलब इसमें जो है सब्सिडी जुड़ी हुई है, यानी कि इसका मूल्य और ज़्यादा रहा होगा और गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे करके इसको कम किया है और ये मुझे कम कीमत में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो क्या करना होगा कि आपको यहाँ से सब्सिडी को हटा देना होगा और जो आपका अप्रत्यक्ष कर है उसको आप जोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वस्तु कितने का बना होगा। क्योंकि जब कोई वस्तु बन के तैयार होती है तो गवर्नमेंट उस पर अप्रत्यक्ष कर लगा देती है। वो वस्तु अगर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई तो उस पर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे देती है, जिससे वो वस्तु जो है वो थोड़ी सस्ती हो जाती है। इसी वजह से हमें उस वस्तु का सही मूल्य निकालने के लिए सब्सिडी को जोड़ना होगा और अप्रत्यक्ष कर को घटा देना होगा और इसके अलावा मूल्यह्रास को भी घटा देंगे तो जाकर के हमें अपना शुद्ध जो उत्पाद होता है वो प्राप्त हो जाता है। ये आपका शुद्ध उत्पाद होगा बच्चों, ये आप ध्यान देंगे।
तो ये आपका राष्ट्रीय इनकम वाला पार्ट है जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी एग्जाम में पूछता। ये बहुत आसान है, मैंने आपको बता ही दिया है। मूल्यह्रास घटाना, अप्रत्यक्ष कर घटाना है और सब्सिडी को जोड़ लेना है। आपको शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद भी मिल जाएगा और आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है चैप्टर आपका तीसरा चैप्टर है आर्थिक जो है समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। तो जो आर्थिक समृद्धि होता है वो कैसा होता है, वो परिमाणात्मक होता है, यानी कि यहाँ पे परिमाण को लेते हैं। और जो आर्थिक विकास होता है इसमें परिमाण और गुणात्मक दोनों चीजों को लेते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं आर्थिक जो समृद्धि है इसमें क्या क्या लिया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे जो है जो मतलब एक व्यक्ति है, जैसे प्रति व्यक्ति आय हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, यानी कि यहाँ पे ज्यादातर हम पैसे को लेंगे या इकोनॉमी को लेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे पैसे को बचाने का या पैसे को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, उसको आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ पैसों पे ही ध्यान दिया जाता है, व्यक्ति के जो है फिजिकल ग्रोथ पे या उसकी मानसिक ग्रोथ पे या उसकी और सारी चीजों की जो जरूरतें होती हैं उसका इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ धन के परिमाणात्मक चीजों का अध्ययन किया जाता है कि कितना ज्यादा हमने धन को प्राप्त किया या कितना ज्यादा हमने धन का संचय किया या कितने ज्यादा धन का हमने निवेश किया। इन सारी चीजों को समृद्धि में या आर्थिक समृद्धि में मतलब पढ़ते हैं। आर्थिक विकास में हम चीजों के ग्रोथ के साथ साथ यानी कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के साथ साथ व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इन सारे क्षेत्रों का भी अध्ययन करते हैं। यानी कि अगर कोई जो है व्यक्ति है और मान लीजिए दो परिवार है, एक परिवार में जो है पैसे बहुत आते हैं लेकिन वो पैसे स्टोर करके रख लिए जाते हैं, उसको लोगों की जरूरतों पर उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन एक दूसरा परिवार है जो अपने परिवार के हर जरूरत पे ध्यान देता है, जैसे उनकी अच्छी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराता है, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, उनके खान पान और हर चीज का जो व्यवस्था है वो बढ़िया करता है, घर में हर सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिससे जो बच्चे हैं वो पढ़े, स्वस्थ रहें, आगे बढ़े। तो यहाँ पे व्यक्ति के आप देखेंगे शारीरिक, मानसिक और हर तरह के गुणों को ध्यान में दिया जा रहा है, साथ में उसके आर्थिक ग्रोथ को भी ध्यान में दिया जा रहा है। क्योंकि जब एक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा, तभी वो आगे चल करके कुछ बेहतर वर्क कर पाएगा, नए नए शोध, नए नए क्षेत्रों में जाकर के नया नया इनोवेशन करेगा। लेकिन अगर घर में पैसा है लेकिन लोगों के स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे या उनकी जरूरतों पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है तो वो फिर जो विकास है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाता है और वो खत्म हो जाता है। इसीलिए पहले लोग जो है ग्रोथ की बात करते थे कि समृद्धि होनी चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, लेकिन बाद में पता चला कि आर्थिक समृद्धि होने के बाद भी एक टाइम के बाद आदमी फिर से गरीब हो जाता है। और जो आर्थिक विकास अगर होता है यानी कि व्यक्ति अपने घर के लोगों के ऊपर अच्छे से खर्च करता है तो वो आगे चल करके और धनी या और ज़्यादा विकास करते जाता है। तो यहाँ पे अध्ययन किया गया तो पता चला कि आर्थिक ग्रोथ नहीं यानी कि आर्थिक समृद्धि नहीं बल्कि आर्थिक विकास होना जरूरी है। यानी कि पैसा होना जरूरी नहीं है, पैसे को सही सही जगह पे लगाना ज़्यादा जरूरी है ताकि वो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसका उस पैसे का वो और ज़्यादा आगे जो है बढ़ाए, आगे ले जाए। जैसे मान लीजिए कोई परिवार है, उसका बहुत पैसा है, उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी, उनके घरों में लोगों को बीमारियां हो गई, बीमारी से लोग मर गए, बाकी बच्चे जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे तो बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाए, मजदूरी ही करते रहे। तो जो पैसा था वो एक टाइम के बाद खत्म हो गया। लेकिन एक परिवार में पैसा आया, उसको लोगों की सेहत के ऊपर, उसके लोगों की शिक्षा के ऊपर और उनकी बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया। यानी कि उनको मोबाइल भी उपलब्ध करा दिया गया ताकि वो ऑनलाइन क्लास भी करें, उनको किताबें भी उपलब्ध करा दी गई, उनको ऐसी हर सुविधा दे दी गई और उन लोगों ने पढ़ लिख करके जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में बढ़े और उन्होंने जो है जॉब पाया और जॉब पाने के बाद उन्होंने उसका कई गुना ज़्यादा कमाया और उस परिवार का और ज़्यादा ग्रोथ हुआ और उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर और ज़्यादा मतलब जो है इस तरह के इन्वेस्टमेंट किए और वो काफ़ी ज़्यादा जो है आगे बढ़े। तो विकास होगा तो समृद्धि आएगी, ये बिल्कुल निश्चित है, लेकिन समृद्धि है और विकास होगा ये निश्चित नहीं है। तो विकास से जो है ये ज़्यादा बड़ा वर्ड है, ये ज़्यादा सही शब्द है समृद्धि की अपेक्षा। तो समृद्धि से अच्छा विकास को
को माना जाता है। लेकिन वर्तमान में आप क्या देख रहे हैं कि समृद्धि के बाद विकास और विकास से भी अच्छा सतत विकास को माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप समृद्धि छोड़ करके विकास के पीछे भागना शुरू कर दीजिए और जो है सिर्फ आप अपने विकास के बारे में सोचिए, आने वाली पीढ़ी के बारे में ना सोचिए और इतना विकास करते चले जाइए कि अपने पीछे एक तबाही का एक मंजर छोड़ जाइए। यानी कि जो वायु है वो सांस लेने लायक ना रहे, जो जल है वो पीने लायक ना रहे, जो खाने की चीजें हैं वो खाने लायक ना रहे। तो ऐसे ग्रोथ और ऐसे विकास का कोई मतलब नहीं है। तो अभी जो है वर्तमान में जो सरकार है या जो विश्व स्तर की संगठन है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास या जो है आप देखेंगे जो है सतत विकास के ऊपर या इसको टिकाऊ विकास भी कहा जाता है के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। यानी कि ग्रोथ भी नहीं, विकास भी नहीं, अब जो होगा वो सतत विकास होगा, यानी कि जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो अगर आपसे कोई जो है पूछे कि ग्रोथ ज़्यादा सही है या विकास ज़्यादा सही है या सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है ये ज़्यादा सही है, तो सबसे सही जो है वो सतत विकास है। यानी कि आप अपना भी विकास कीजिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़िए कि उसे भी शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन नसीब हो, या उसके लिए भी प्राकृतिक जो संसाधन है उसको छोड़िए कि वो भी दोहन कर सके और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी जो है अच्छे से जी सके। तो इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और बिल्कुल सही है। अगर विकास कम हो ठीक है, धीरे धीरे हो ठीक है, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए कि हम अपने पीछे तबाही और बर्बादी नहीं बल्कि लोगों के लिए जीवन छोड़ करके जाएं। यानी कि बढ़ते रहें, धीरे धीरे बढ़ें और हमेशा बढ़ते रहें। ऐसा ना हो कि आज हम दौड़ जाएं और दौड़ने के बाद जब हम एक मकाम पे पहुंचे तो हमें पता चले कि आगे तो अब दौड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं और पीछे जो हम छोड़ के आए हैं वो लोगों के चलने लायक भी नहीं रहा। तो ऐसा रास्ता नहीं बनाना है कि खुद दौड़ जाए और पीछे लोग चल भी ना पाए, बल्कि ऐसे रास्ते बनाने हैं जो आसान हो, जो धीरे धीरे चले, जो सबके लिए यूजफुल हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बच्चों, हर क्षेत्र में होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे आप दिया भी है कि जो जीडीपी है वो प्रति व्यक्ति आय को लिया जाता है, राष्ट्रीय आय को लिया जाता है। इसके अलावा जो विकास है उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक इन सारे परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। तो ये 3 चैप्टर का रिवीजन मैंने आपको करा दिया। चौथा जो चैप्टर है वो कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र में क्या क्या मैंने पढ़ाया था, तो कृषि के पिछड़े होने के क्या कारण है, तो छोटे जोत, उनका विखंडन, उनका अपखंडन, जो है सही तरीके से जो खेत का होता है मतलब कटाई ना होना, उसका मेड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा पुरानी होने की वजह से, हमारे पास उन्नत बीज नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भी रीज़न है। इसके अलावा हमारी अपनी सोच, हम वही परंपरागत कृषि करते जा रहे हैं, कुछ नया डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मिट्टी की जाँच ना होना, वित्त की सही व्यवस्था ना होना, हमारा मानसून पे बहुत ज़्यादा निर्भर होना, या ज़्यादातर जो छोटे छोटे जोत है यानी कि सीमांत किसान है जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, जो ज़्यादातर लैंड है वो सीमित लोगों के हाथों में है जो बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं या अनगिनत कारण हैं जिसे आप खुद फील कर सकते हैं, आप जानते भी होंगे कि यही सारे रीज़न है कि हमारा जो कृषि है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो अगर सुधार करना होगा तो इन्हीं सारी कमियों को हम दूर कर दें तो कृषि के क्षेत्र में सुधार हो जाएगा और कृषि फिर से जो है वो ग्रोथ करना शुरू कर देगा। इसके अलावा कृषि क्रांतियां भी हैं, बहुत सारी क्रांति है, नीली क्रांति, पीली क्रांति, धूसर क्रांति, काली क्रांति, इंद्रधनुषीय क्रांति, ये सारी क्रांतियां हैं जो एग्जाम में बार बार पूछता है कि कौन सी क्रांति किस कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आप लोग रिविजन कर लीजिएगा बच्चों, मैंने सारी चीजें पीछे की क्लास में बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि MSP जो गवर्नमेंट है वो क्यों जारी करती है। तो पहले तो हमारे पास खाद्यान्न ही नहीं था, लेकिन जब हरित क्रांति आई और खाद्यान्न बड़े पैमाने में उत्पादन हुआ तो किसान उसे जब मंडी में बेचने ले गए तो उन्हें उनकी जो उत्पाद था उसका इतना भी मूल्य नहीं मिल रहा था कि जितना उन्होंने लगा करके उत्पादन किया था, क्योंकि जब भी जो है डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाता है और जब सप्लाई बढ़ता है तो कीमतें गिर जाती हैं। ये बाजार का नियम है, यानी कि अगर डिमांड होगा तो सप्लाई बढ़ेगी और जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें घट जाती हैं, और अगर कभी कीमत बढ़ी तो
तो यानी कि उसका डिमांड ज़्यादा है तो फिर से सप्लाई बढ़ता है, तो ये मार्केट जो है अपने आप कभी उतार चढ़ाव में लगा रहता है। लेकिन इसमें जो किसान है उनको नुकसान हो जाता है। मान लीजिए एक साल उन्होंने कृषि किया लेकिन उत्पादन बहुत अच्छा नहीं हुआ, चीज़ों की क्राइसिस हो गई, मार्केट में डिमांड बढ़ा, उसकी कीमतें बढ़ गई। अगले साल लोगों ने सोचा कि उत्पादन ज़्यादा करेंगे और उत्पादन किया, नेक्स्ट ईयर जो है वो डिमांड कम हो गई क्योंकि उत्पादन इतना ज़्यादा हो चुका है तो डिमांड कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है, तो उसकी कीमतें गिर जाती हैं। तो उस साल जब किसानों ने बहुत ज़्यादा उत्पादन किया तो उसकी डिमांड कम हो गई, सप्लाई कम हो गया, कीमत कम हो गई, किसानों को उतना भी नहीं मिला जितना उन्होंने लगा के उत्पादन किया था। उन्होंने जो है मना कर दिया उत्पादन करने से या कम उत्पादन करने लगे। तो दूसरे साल जो है वो डिमांड बढ़ने लगा क्योंकि सप्लाई कम हो चुकी थी, कीमतें बढ़ने लगी, तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे डिस्टर्ब हुई। उन्होंने किसानों से कहा कि आप उत्पादन कीजिए, किसानों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम उत्पादन करते हैं तो क्या गारंटी है कि हमें हमारे उत्पाद का सही मूल्य मिलेगा या हमें उससे फायदा होगा, क्योंकि हमें नुकसान भी हो सकता है। अभी आप देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि लोग टमाटर को ले जाकर के रोड पे भी फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें उतना भी नहीं मिल पाता जितना उन्होंने लगाया है उसमें, तो विरोध प्रदर्शन के लिए वो अपनी चीज़ों को रोड पे फेंकाते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम जो किसानों के साथ शुरू से ही लगी रहती थी, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लोगों को आश्वासन दिया कि अब आप लोगों को ऐसी दिक्कत नहीं होगी, जो भी फसल का सीजन आएगा, खरीफ का फसल या रबी का फसल, उसके लगने से पहले यानी कि फसल लगाने के पहले ही मैं MSP जारी कर दूंगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसका आंक करके जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग उत्पादन कीजिएगा और आप चाहे जितना उत्पादन करेंगे हम उसी मूल्य पर आपके उत्पाद को खरीदेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। फिर जाकर के किसानों ने उत्पादन करना शुरू किया और तब से गवर्नमेंट हर साल जो है फसल लगाने के पहले ही जो है फसल का कीमत आंक करके जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर देती है। तो इसी को MSP कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है और इसकी जो अनुशंसा है ये कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। इम्पोर्टेंट है बच्चों। गन्ने के लिए जो होता है वो अलग से जारी होता है, उसको कहते हैं कि जो भी उचित और लाभकारी मूल्य हो वो जारी किया जाता है। उचित और लाभकारी मूल्य गन्ने के लिए जो है जारी किया जाता है और ये आर्थिक मंत्रालय के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नहीं जारी करता, लेकिन MSP जो है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सिफारिश पर सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है जो है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, इनके द्वारा कुछ सब्सिडियां बनाई गई हैं विश्व स्तर पे, इसको ध्यान देंगे। यानी कि जो WTO है ये व्यापार संगठन है, व्यापार के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये विश्व के देशों के ऊपर को सब्सिडी देती है और वहाँ पे कहती है कि आप अपने यहाँ किसानों को या बाकी लोगों को कृषि क्षेत्र में जो विकासशील है वो 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते और जो विकसित देश हैं वो अपने किसानों को 5% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। और उन सब्सिडियों का प्रकार है, पहला है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, दूसरा है अम्बर बॉक्स सब्सिडी और तीसरा है आपका ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो जो ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है इस पे WTO रोक नहीं लगाता है क्योंकि ये अनुसंधान के लिए होता है, रिसर्च के लिए होता है और ऐसी चीज़ों के लिए होता है जिससे जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा है या जो कृषि है उसमें कुछ बेहतर कुछ अच्छा किया जाए, तो इस पर रोक नहीं लगाता है जो WTO है। जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी है और इसके अलावा जो अम्बर बॉक्स सब्सिडी है इसमें जो बिजली की सब्सिडी दी जाती है, जो उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाती है, जो बीजों पर सब्सिडी दी जाती है, जो किसानों को सब्सिडी दी जाती है, ये सारे सब्सिडी आते हैं जिससे कि उत्पादन बढ़ता है। तो इस पर जो WTO है वो रोक लगाती है, वो कहती है आप इन सारी चीज़ों पे 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते छूट विकासशील देशों को और विकसित देशों को कहती है कि 5% से ज़्यादा आप अपने किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर कोई देश अपने यहाँ किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे देगा और वहाँ पर उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जब उत्पादन ज़्यादा होता है तो उसका मूल्य कम हो जाता है। अगर मूल्य कम होगा तो विश्व के बाकी देश उसी से सामान खरीदेंगे या उसी से वस्तुओं को खरीदेंगे। दूसरे देश में जहाँ सब्सिडी नहीं मिले किसानों को, उत्पादन महंगा है, उनके उत्पाद को कोई नहीं खरीदेगा। तो व्यापार में विश्व स्तर पर कोई डिसबैलेंस ना हो, कोई बहुत ज़्यादा और कोई बहुत कम जो है सब्सिडी ना दे दे जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए WTO है ये सब्सिडी लेके आती है, ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स जो है यानी कि जो अम्बर बॉक्स सब्सिडी है
इसी को सशर्त लागू करने का जब परमिशन देती है जो WTO यानी कि उसके परमिशन के अंतर्गत अगर आप उन सारी चीज़ों को लागू करते हैं तो उसे ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है। तो ये बच्चों ये सब्सिडी पूछता है कि किसने लगाया है या किसमें कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पहले में है नेचुरल चीज़ें यानी कि अनुसंधान हो गया, रिसर्च हो गया, नई नई चीज़ें स्टोरेज हो गई। दूसरे में है सब्सिडियाँ आ जाती हैं। तीसरे में है सशर्त जो है अगर अंबर बॉक्स की सारी चीज़ों को लागू किया जाए तो WTO रोक नहीं लगाती है। तो ये सब्सिडियाँ हैं, ध्यान देंगे। इसके अलावा जो है यहाँ देखिए विकसित जो देश है वो 10% और विकास जो विकसित है वो 5%, विकासशील 10% देंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो औद्योगिक क्षेत्र है। ये काफी बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। तो औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या है, अब तक जो औद्योगिक नीतियां बनाई गई हैं महत्वपूर्ण नीतियां कौन कौन सी हैं। तो 1948 का है, यहाँ पे औद्योगों को 4 भागों में बांटा गया था। 1956 की औद्योगिक नीति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1973, 1986, 91 ये सारी जो है औद्योगिक नीतियां हैं। इनको बच्चों देख लेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 91 की जो नीति है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे LPG लाया गया था यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, वैश्वीकरण और जो है आप देखेंगे यहाँ पे जो है उदारीकरण, ये सारी चीजें लागू की गई थी। और कब लागू की गई थी तो 1991 में लागू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साल है जब हमारे देश में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया और परिवर्तन आने का रीजन क्या था कि हमें बहुत ज्यादा विकास का करने की जरूरत थी। हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी थी, परेशानियां थी, तो उसके लिए हमें पैसे की जरूरत थी। और पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए जब हमारे देश की जो सरकार है वो IMF के पास जाती है तो IMF यहाँ पे शर्त रखती है कि आप अपने यहाँ LPG लागू कीजिए, उसके बाद ही हम आपको पैसे देंगे। तो 1991 में जो नीति है यहाँ पे LPG लागू किया गया था और इसलिए आपका ये नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, कोर इंडस्ट्री, 8 कोर इंडस्ट्री है। एग्जाम में आता है कि कितनी कोर इंडस्ट्रियां हैं, तो 8 हैं। उसमें वर्तमान में जो भारांश है वो घटता बढ़ता रहता है। वर्तमान में जो सबसे ज्यादा आप देखेंगे इसमें कोर उद्योग में जो भारांश है वो 28% रिफाइनरी का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और जो सबसे कम है वो उर्वरक का है, 2.63% है। इसमें आप देखेंगे 8 कोर उद्योगों में कोयला है। कोयला का जो भारांश है वो 10.33% है। कच्चा जो तेल है इसका भारांश 9.85% है, यानी कि 9.85% है। प्राकृतिक गैस का जो भारांश है वो 6.68% है। और जो रिफाइनरी का जो है भारांश है वो 28% है। और जो उर्वरक का भारांश है वो 2.63% है। इस्पात का जो भारांश है 17.92% है। और जो सीमेंट का है वो 5.37% है। और बिजली का 19.85% जो भारांश है ये है। तो सबसे ज्यादा भारांश रिफाइनरी का है, याद रखेंगे, और सबसे कम जो है वो उर्वरक का है। और ये आपके 8 कोर उद्योग है। इन 8 का नाम बिल्कुल रटा होना चाहिए। बहुत ज्यादा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से हैं जो कोर उद्योग में शामिल हैं या इनमें से कौन सा है जो कोर उद्योग में शामिल नहीं है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां। वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां हैं, इनकी संख्या आपको याद होना चाहिए। और आपका जो मिनी रत्न है ये 14 है, नवरत्न जो है वो 14 है और जो मिनी रत्न है ये 73 है। ये जो 10 महारत्न कंपनियां हैं इनका नाम आप लोगों को बिल्कुल रटा होना चाहिए बच्चों। पहला है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा है जो है गेल यानी कि जो है गेल इंडियन लिमिटेड, सॉरी यहाँ पे आपका जो है ये गेल है, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सातवां है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और 9वां है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और 10वां है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आपको 10 महारत्न कंपनियों के नाम याद होने चाहिए। एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा है जो महारत्न में शामिल है और कौन सा है जो शामिल नहीं है। इनकी जो नवरत्न है, जो मिनी रत्न है,
कर रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने का पूरा मौका दे रहे हैं। तो ये MSME है, ये भी औद्योगिक क्षेत्र का है। विनिवेश, विनिवेश भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं वर्तमान में बहुत ज्यादा जो गवर्नमेंट है वो विनिवेश कर रही है। निवेश मीन्स होता है किसी उपक्रम में पैसे को लगाना, तो उसको निवेश कहते हैं। और उसी पैसे को वापस प्राप्त करने के लिए उस उपक्रम के जो शेयर है, जो हिस्सेदारी है, उसको बेच देना विनिवेश कहलाता है। और ये 3 तरह का होता है। एक सांकेतिक विनिवेश होता है। सांकेतिक विनिवेश मतलब बहुत छोटा हिस्सा जो है उसको बेचिए, 5%, 10%, 20%, 30%, 49% तक आप कर सकते हैं। यानी कि 5% से लेकर के 49% तक का अगर आप जो है विनिवेश करते हैं, यानी कि अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं, तो उसको कहते हैं सांकेतिक विनिवेश। और अगर 50% से अधिक और 74% तक का आप विनिवेश करते हैं, तो इसको कहते हैं सामरिक जो है विनिवेश। और अगर आप पूरी तरीके से जो है उपक्रम को बेच देते हैं, यानी कि पूरा विनिवेश कर देते हैं, तो उसे रणनीतिक विनिवेश कहते हैं। तो ये विनिवेश है बच्चों, कहीं की पूंजी लगाएंगे तो निवेश है, उसी पूंजी को वापस प्राप्त करने के लिए अपनी हिस्सेदारी या अपने उपक्रम को बेच दीजिए तो विनिवेश है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। इसके अलावा जोखिम पूंजी, जोखिम पूंजी क्या है? यानी कि जब कोई नया उद्योग धंधा कोई शुरू करता है तो शुरुआत में उसमें जोखिम बहुत होता है, यानी कि लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लगाना नहीं चाहते, और अगर उसमें लगाते हैं तो उन्हें डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये डूब जाए या ना चले, तो इसमें जोखिम बहुत रहता है। लेकिन अगर ये वो सक्सेस हो जाता है तो उसमें फायदे भी बहुत रहते हैं। तो दोनों बातें हैं, यानी कि नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। तो इसका जो है निश्चितता नहीं होता कि हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, यानी कि जोखिम की स्थिति बनी रहती है, इसी को कहते हैं जोखिम पूंजी। और ऐसे में जो निवेश करते हैं उनको कहते हैं एंजल निवेशक, यानी कि ऐसे नए उद्योगों के लिए वो लोग एंजल की तरह है जो उसमें रिस्क लेकर के निवेश करते हैं। और इन्हीं के ऊपर जब टैक्स लगता है एंजल निवेशकों के ऊपर, तो उसको कहते हैं एंजल टैक्स। आगे है कारपोरेट उत्तरदायित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी हाल ही में पीसीएस में आया था क्वेश्चन कि कारपोरेट उत्तरदायित्व कितने % लिया जाता है। तो ध्यान देंगे 2013 के कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है निवल मूल्य का, यानी कि निवल मूल्य 500 करोड़ से अधिक हो, किसी कंपनी का जो निवल मूल्य है यानी कि शुद्ध मूल्य जो है वो 500 करोड़ से अधिक हो, और उसका जो कारोबार है यानी कि जो टर्नओवर है वो जो है 1000 करोड़ से अधिक हो, यानी कि जितना मूल्य का उसने लगाया है वो 500 करोड़ का हो, लेकिन जो ओवर कारोबार है, लेन देन है उसका, वो 1000 करोड़ से अधिक हो, और जो उसका शुद्ध लाभ हो वो 5 करोड़ से अधिक हो। तो ऐसे लोगों को या ऐसे कंपनियों के ऊपर उसके 3 वर्षों के शुद्ध लाभ का औसत निकालने के बाद उसमें से 2% का मतलब जो है उसे कहा जाता है कि आप इसको जो कारपोरेट टैक्स के रूप में दीजिए, या इसी को कहा जाता है जो एक तरीके से कारपोरेट उत्तरदायित्व। क्योंकि ये जो भी कंपनियां हैं, जो भी उद्योग धंधे हैं, जहाँ भी लगाए जाते हैं, ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। ये वहाँ के जल को प्रदूषित करते हैं, मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं, पौधों को डिस्टर्ब करते हैं, तो ये इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाते हैं। तो इसीलिए इनसे कहा जाता है कि आप नैतिक उत्तरदायित्व है आपका कि आप अपने लाभ का 2% कम से कम दीजिए, जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर सके जो आपके द्वारा डिस्टर्ब किया गया है। क्योंकि विकास करना है तो विकास करने के लिए इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देना पड़ता है गवर्नमेंट को, लेकिन इसके दरमियान जो क्षति होती है उसकी कुछ हद तक पूर्ति हो सके, इसलिए उद्योगपतियों से या ऐसे लोगों से 2% जो गवर्नमेंट है वो जो है कारपोरेट उत्तरदायित्व के रूप में देती है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों। आगे है बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा मीन्स आपके दिमाग का संपदा, आपके दिमाग की उपज, आपके दिमाग के द्वारा जो नई नई चीज़ों का निर्माण होता है, जो नई नई चीज़ों का आविष्कार होता है, वो बौद्धिक संपदा में रखा जाता है। और ये संपदा जो है 5 इसके घटक हैं, जिसमें पेटेंट है, कॉपीराइट है, भौगोलिक संकेतक है, और जो है आप देखेंगे कि ये ट्रेड मार्क है, औद्योगिक ट्रेडमार्क जिसमें आप देखेंगे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक, ये सारी चीज़ें हैं। पेटेंट क्या है? ये कोई नया उत्पाद अगर कोई बनाता है या नए उत्पादन को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसका इजाद करता है तो उसको पेटेंट दिया जाता है। यानी कि किसी नई चीज़ का आविष्कार करे या नई चीज़ बनाने के लिए पद्धति का आविष्कार कोई किया है, तो वो वस्तु हो या विधि हो, उसके लिए पेटेंट दिया जाता है, और ये 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। हमारे देश में 1970 में पेटेंट अधिनियम बना था और 1972 में ये लागू हुआ था, और इसको
जो है दवाओं के ऊपर भी लागू किया गया 2005 में। तो डेट याद रखेंगे बच्चे, 2005 से दवाओं को भी इसके अंतर्गत ले लिया गया था, यानी कि उनको भी पेटेंट दिया जाता है। नेक्स्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या है, किताब हो, चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, संगीत हो, कंप्यूटर प्रोग्राम हो, कोई भी डाटाबेस हो या इस तरह की जो भी चीजें होती हैं उनके ऊपर लोगों को कॉपीराइट दी जाती है। और जिसका भी ये सारी चीजें जिसने भी बनाई हुई है, जिसका भी वर्क होता है, वो जो है उसको दो तरह के अधिकार दिए जाते हैं, एक नैतिक और एक आर्थिक। यानी कि अगर कोई जो है आविष्कार का, यानी कि किताब का या मूर्तिकला का या संगीत का या उसके डाटा का उपयोग करना चाहता है, तो उसके लिए उसे जो है उस व्यक्ति से परमिशन लेना होगा, और वो पैसे के रूप में भी हो सकता है और नैतिक के रूप में भी हो सकता है। यानी कि आर्थिक अधिकार मीन्स कि वो व्यक्ति जितना चाहे उसे पैसा ले करके उसके बदले में अपने आविष्कार का उपयोग करने का जो है दे सकता है परमिशन। या अगर पैसा नहीं लेना चाहता है तो वो जो है क्या कर सकता है कि उनको नैतिक दायित्व के रूप में, यानी कि जो भी उत्पाद वो बेचेंगे उस पर उस व्यक्ति का नाम अंकित करेंगे, और इसी को कहते हैं नैतिक जो है दायित्व या नैतिक लाभ। इसके अलावा आप देखेंगे ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क आप जानते हैं वो चित्र के रूप में भी हो सकता है, किसी सुगंध के रूप में भी हो सकता है, किसी रेखा के रूप में भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों के रूप में हो सकता है। जैसे आप देखेंगे हॉलमार्क जो कि सोने की चीजों में होता है, घड़ियों के ऊपर भी मार्क बनाए जाते हैं, अलग अलग कंपनी के मार्क बनाए जाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये ट्रेडमार्क के अंतर्गत रखे जाते हैं। औद्योगिक डिजाइन ये भी ऐसे ही है, यानी कि जैसे आप देखेंगे कि जब आप इको मार्क देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एनवायरमेंट के लिए अनुकूल है। आप ISI का मार्क देखते हैं तो आपको पता होता है कि वस्तु मजबूत होगा। तो ये सब क्या हो गए हैं, ये ट्रेडमार्क है। देखिए, और औद्योगिक डिजाइन यानी कि किसी भी उद्योग का जो है अलग अलग डिजाइन होता है, जिससे हम पहचानते हैं कि ये उत्पाद किस जो है उद्योग का होगा। यानी कि वस्तुओं में डिफरेंसेस करने के लिए, उनमें अलग अलग जो है अलग अलग करने के लिए इस तरह के जो है मार्क का उपयोग किया जाता है, जिससे वस्तु पहचानी जा सके कि किस जो है कंपनी की कौन सा उत्पाद है या किस तरह का है। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है औद्योगिक डिजाइन। नेक्स्ट जो है आपका भौगोलिक संकेतक, जिसको GI टैग कहते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये वर्तमान में बहुत चर्चा में है, क्योंकि जो भारत के बहुत सारे जो उत्पाद हैं उनको GI टैग दिया जा रहा है। और सबसे पहला जो उत्पाद था जिसको GI टैग मिला था, वो आप जानते हैं असम या दार्जिलिंग का जो क्षेत्र का जो चाय है उसको दिया गया था। इम्पोर्टेंट है बच्चों। और ये जो होता है किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, बल्कि भौगोलिक क्षेत्र को ही दे दिया जाता है। और उस क्षेत्र में उन जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है वो सारे उसके मतलब अंतर्गत आएंगे। जैसे आगरे का पेठा, तो आगरे के पेठे को कोई एक दुकान को नहीं दिया जाता, बल्कि पूरे आगरे के पेठे को दे दिया जाता है कि वहाँ पे जितने लोग पेठे का उत्पादन कर रहे हैं वो सबको वही जो है वैल्यू मिलेगा। और ये क्यों दिया जाता है, यानी कि वस्तुओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, विश्व स्तर पर उनको एक पहचान देने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो अच्छे अच्छे उत्पाद बनाएं और उनकी क्वालिटी को बनाए रखें। तो ये एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक भौगोलिक क्षेत्र को ही दे दिया जाता है, और उसके अंतर्गत जितनी भी चीजें उत्पादित होती हैं वो सारी GI टैग के अंदर आ जाती हैं। तो जैसे आप देखेंगे बनारसी साड़ियाँ हो गई, चिकन के लखनऊ का चिकनकारी हो गया, तो सारे लोगों को मिल जाती है अधिकार। तो ये है भौगोलिक संकेतक, और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ये भी ध्यान देंगे बच्चों, ये 10 वर्ष के बाद अगर आपको GI टैग फिर से प्राप्त करना है तो आपको फिर से जो है अप्लाई करना होगा, यानी कि उसे जो है रिन्यू करवाना होगा। तो ये आपका GI टैग है। आगे है जो है ट्रेड सीक्रेट, ये आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, यानी कि कोई भी कंपनी होता है तो वो अपने कुछ उत्पादों का सीक्रेट रखता है। जैसे जो भी उत्पाद बनाता है उसमें कौन कौन से वो पदार्थ को मिला रहा है, कितनी मात्रा में मिला रहा है, कब वो बेचेगा, कितने मूल्य में बेचेगा, या कौन से पदार्थ का उत्पादन करेगा, ये सारी चीजें जो है वो कंपनी के लोग सीक्रेट रखते हैं। या उसके महत्वपूर्ण लोगों को भी इसके बारे में पता होता है, और अगर ये लीक हो जाता है तो इससे कंपनी को बहुत नुकसान होता है। तो अगर ये कोई लीक करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसी को कहा जाता है ट्रेड सीक्रेट। तो आई होप बच्चों आप लोगों को रिवीजन करके बहुत अच्छा लगा होगा, और रिवीजन के बाद फिर से सब कुछ रिकॉल हो गया होगा आप लोगों को। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए खूब मेहनत से, और नेक्स्ट डे हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज के लिए